नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती मीना देवांगन, अतिथि व्याख्याता, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर से। आज का टॉपिक है एफडीआई और तृतीय विश्व, मतलब विदेशी पूंजी निवेश और थर्ड वर्ल्ड। तो हम एफडीआई और तृतीय विश्व के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम सामान्य भाषा में ये मतलब तृतीय विश्व के बारे में अगर हम सामान्य चर्चा करते थे तो हम ये पाते थे कि मतलब तृतीय चर्चा करने के साथ साथ हम प्रथम द्वितीय को भी हम चर्चा में लेते थे, और हम ये पाते थे कि प्रथम यानी कि पहली दुनिया या फर्स्ट वर्ल्ड किसको कहेंगे। तो हम आपसी बातचीत में ये सोचते थे कि जो देश पूरी तरह विकसित हो उसे ही हम पहली दुनिया या फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, और दूसरी दुनिया फिर हम किसको कहेंगे। तो दूसरी दुनिया या सेकेंड वर्ल्ड जो देश पूरी तरह से विकासशील हो या जो देश विकासशील हो उसको हम दूसरी दुनिया या सेकेंड वर्ल्ड कहेंगे। अब तीसरी दुनिया में चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो देश विकसित या अविकसित या अल्प विकसित हो। तो दूसरे शब्द में कहते हैं, मतलब हम जैसे उसका जानकारी लिए कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड क्या है, तो हम अच्छे से जब उसका हम मतलब अच्छे से जानकारी हासिल किए तो हमको ये मिला कि फर्स्ट वर्ल्ड में पहली दुनिया में ऐसा देश आता है जो पूंजीवादी हो, पूंजीवादी का सपोर्ट करता हो, या पूरी तरह से ये कहें कि उसके पास अधिक सैन्य बल है, एटॉमिक है, या वो आत्मनिर्भर है, या बहुत मतलब पूंजी की दृष्टि से संपन्न देश है, उसको हम क्या है फर्स्ट वर्ल्ड के रूप में मानते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड में क्या मानेंगे। सेकेंड वर्ल्ड में हम ऐसा देश मानते हैं जो साम्यवाद हो, तो साम्यवाद का समर्थक हो। तो साम्यवाद के समर्थक में हम फर्स्ट वर्ल्ड में हम किसको रखे थे, यूरोप अमेरिका, है ना। और सेकेंड वर्ल्ड के में मतलब जो साम्यवादी का समर्थक है तो उसमें किस में रखेंगे, एक तो सोवियत रूस, है ना, और मतलब सोवियत रूस को साम्यवादी देश कहा जा सकता है, कहते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड और तीसरी दुनिया में ऐसा देश आता है जहां कभी ना कभी किसी न किसी का शासन रहा हो, तो उसको हम थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया कहते हैं। तो उसमें तीसरी दुनिया उन देशों का समूह, मतलब उन देशों का समूह है जो कच्चा माल पैदा करते हैं, जो बड़े देशों के उपनिवेशक हैं, और जो आधुनिक औद्योगिकरण से बहुत दूर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तीसरी दुनिया में वे देश आते हैं जो सदियों तक उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शोषण के शिकार थे, जो हम इस गुलामी से मुक्त होकर मतलब अब वो क्या कहते हैं, विकास के किसी भी मार्ग की खोज करने के प्रयत्न कर रहे हैं। अब ये तृतीय विश्व युद्ध कब गठित हुआ, 1960 के आसपास ये तृतीय विश्व युद्ध का गठन हुआ। तो विश्व के बारे में, तृतीय विश्व के बारे में हम कह सकते हैं कि जो तकनीकी ज्ञान, जिसके पास तकनीकी ज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान के अभाव है, तो ऐसे देश को हम तृतीय देश में लाते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं कि बांग्लादेश, बर्मा, इंडिया। तो ये तृतीय विश्व के देशों में आते हैं। तो ये ज्यादातर लोग इसमें क्या है कि कृषि पर निर्भर होने के कारण यहाँ की व्यवसाय, मतलब कृषि को व्यवसाय के रूप में ना देखकर उसको एक जीविकोपार्जन के साधन के रूप में मानते हैं, क्योंकि यहाँ जनसंख्या का दबाव है। कच्चे माल के निर्यात में भी सभी कृषक लगे रहते हैं। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि कच्चे माल का अधिकांश भाग निर्यात करने के साथ साथ उसमें मतलब ज्यादा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसका नुकसान होता है। इसके बाद इन देशों में बहुल समाज परस्पर विरोधी व अधिकतर संघर्षशील शक्तियों के तनाव व खिंचाव से त्रस्त रहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में विधानमंडल ऐसी विषम परिस्थितियों के कारण संयोजनकारी भूमिका निभाने में सर्वथा असफल रहते हैं। विकासशील देशों में जनाधिक्य है तथा जनसंख्या वृद्धि दर विकसित देशों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या में कमी से ही वास्तविक आय में वृद्धि हो सकती है। तीसरे विश्व के देशों में लोकतंत्र
लोकतंत्र अभी तक अस्तित्व के दौर से गुजर रहा है। इन देशों में राजनीतिक प्रक्रियाएं संक्रमण के दौर के कारण संविधान में लोकतंत्र के आधार सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि संविधान में बार बार मौलिक संशोधन किए जाते हैं तथा एक मूल्य के स्थान पर दूसरा मूल्य स्थापित कर दिया जाता है। इन देशों में दल प्रणाली मतलब इन देशों में एक दल की स्थापना व उसका एकाधिकार कार्यपालिका की प्रवृत्ति में अंतर ला देता है। इस प्रकार के दल का केवल दिखावा भी रहता है। तीसरी दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। मतलब इन देशों के विकास कार्य के सरकारी कोष पर निर्भर होता है। इस कारण इसमें ये विशेषता है। और कह सकते हैं कि सेना और सैन्य सामग्री पर भी तीसरी दुनिया के देश काफी धन अपव्यय करते हैं। तीसरी दुनिया में जो धन यानी कि रोटी पर खर्च करना चाहिए उसको सैन्य शक्ति पर खर्च कर दिया जाता है। इस कारण वो अधिक विकासशील या मतलब अधिक आर्थिक स्थिति अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि विकासशील देशों के व्यापक क्या है, निर्धनता है, बेरोजगारी है और आंशिक बेरोजगारी, आर्थिक वृद्धि भी असंतोषजनक है। असंतोषजनक दर का मतलब काम की तलाश में गांव में बड़ी संख्या में लोगों शहरों की ओर पलायन करते हैं। इस कारण से भी वहाँ क्या है, लोग निरक्षर रहते हैं, यानी कि घटती हुई विदेशी सहायता और विश्व के विकसित देशों के असहयोगपूर्ण रवैया तथा व्यापार संबंधी बाधाएं भी मतलब खड़ी करना यह बताया गया है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे विश्व के देशों में कुछ विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे जनसंख्या में भिन्नता। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम देखते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों में काफ़ी अंतर पाया जाता है, उनके राज्यों के घनत्वों में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। और हम कह सकते हैं राजनीतिक विरासत। तृतीय विश्व के राज्यों के राजनीतिक इतिहास में एक दूसरे से भिन्नता पाए जाते हैं, जैसे कहीं उपनिवेशवाद थे, जबकि कुछ देशों पर कभी प्रभुत्व स्थापित हो या कभी उसमें कुछ देशों में काफ़ी पुराने हैं तो उनका राजनीतिक अस्तित्व जैसे मतलब उनका राजनीतिक विरासत जो है अलग अलग तरह का होता है, फिर भी वो तीसरी दुनिया में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद आते हैं शासन संबंधी भिन्नता। तीसरी दुनिया के देशों में कहीं पर पारस्पर जैसे शासन संबंधी भिन्नता में क्या कह सकते हैं कि राजतंत्र कहीं राजतंत्र के आधार पर चलता है तो कहीं निर्वाचित शासन होती है, कहीं पर पश्चिमी प्रतिमान की सरकारें तथा कहीं पर सैन्य सरकारें। मतलब तीसरी दुनिया के अलग अलग देशों में कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। जैसे और एक भिन्नता कह सकते हैं आधुनिक और पारस्परिक संस्कृति। तृतीय विश्व के कुछ देशों में आज भी प्राचीन परंपराएं या चेतना का अभाव है, वे पुरातन ग्रामीण या धार्मिक समस्याओं से आज भी जूझ रहा है। और जातीय के आधार पर भी कह सकते हैं कि कुछ देश में समरूप समाज पाए जाते हैं, जबकि कुछ देश में जातीय समूह या मतलब जातीय समूह समाज पाए जाते हैं। आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से भी ये कह सकते हैं कि किसी देश में पूर्ण रूप से आयात निर्यात पर निर्भर है तो कुछ के लिए विदेशी व्यापार उतना महत्वपूर्ण नहीं है और कुछ देश पूर्णतः कृषि पर निर्भर है। तो इस तरह से क्या है, तृतीय विश्व के देशों में अलग अलग विविधताएं के साथ भी वो आपस में एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। उसके बाद हम आते हैं एफडीआई। तो एफडीआई क्या है? एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेश नीति किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेश नीति यानी एफडीआई कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी निवेश को एक एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10% शेयर खरीदना पड़ता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक प्रमुख आर्थिक घटक है जो अर्थव्यवस्था में निवेश वातावरण दिखाता है और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय विश्वास बहाली में मदद करता है। प्रत्यक्ष विदेश नीति में प्रौद्योगिकी विस्तार, उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि की मजबूती करने में सहायता प्रदान करता है और इस प्रकार
अर्थव्यवस्था भी इससे खुशहाल दिखाई देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेश नीति की अनुमति दी गई है। बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित किए जाने का उद्देश्य है। हमारे युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और साथ ही संपूर्ण आर्थिक वृद्धि तथा विकास को प्रोत्साहन देना मतलब एफडीआई का कार्य होता है या एफडीआई के द्वारा किया जाता है। आज भारत को दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेश नीति के लिए एक सबसे पसंदीदा स्थान माना जाता है। जैसे भारत में निवेश करने वाले देश कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे उसमें से हैं, जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। ये कुछ देश हैं जो मतलब भारत में निवेश करते हैं। तो प्रत्यक्ष विदेश नीति या एफडीआई मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रीनफील्ड निवेश, इसमें क्या होता है, इसके तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित की जाती है। और दूसरा है पोर्टफोलियो निवेश, जिसमें इसके तहत किसी विदेश कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं या उसे स्वामित्व वाली विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि एफडीआई के लाभ क्या है। तो एफडीआई से क्या क्या लाभ है। एक तो विदेशी पूंजी का प्रभाव है, बाहर से जैसे विदेशी पूंजी अपने देश में आता है। दूसरा ये कह सकते हैं कि कर राजस्व में वृद्धि, जैसे टैक्स के द्वारा टैक्स लगाकर हम दूसरे विदेशी पूंजी अर्जित कर सकते हैं, या जीडीपी में वृद्धि करके। तो इससे क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, तो प्रतियोगिता, उत्पादकता व दक्षता में भी वृद्धि होगी, रोजगार में भी वृद्धि होगी, रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे, युवाओं को ये लाभ प्राप्त होगा। उत्पादन में लागत में भी कमी होगी, मतलब इसमें पैसे मतलब कम पैसे से अधिक उत्पादन बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होगी, खाद्य बर्बादी में भी कमी होगी। तो ये एफडीआई से हमारे बहुत सारे फायदे, इसमें हमको फायदे पहुंचते हैं। अब इसके फायदे के साथ साथ कुछ इसमें हानियां भी होती हैं। जैसे हम इसमें क्या हो, विदेशी और घरेलू कंपनी में प्रतिस्पर्धा होगा, घरेलू उद्योग के मुनाफे के मतलब विकास नहीं हो पाएगा उसके बाद घरेलू बचत में गिरावट आएगी, सरकारी करों में गिरावट आएगी। तो इस तरह से इनमें हानियां भी हैं। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एफडीआई और तृतीय विश्व के देशों में अगर किसी भी विदेशी निवेश के द्वारा अगर हमारे देश में एफडीआई के तहत कोई निवेश करता है, मतलब प्रत्यक्ष विदेश निवेश करता है, चाहे अमेरिका हो या चाइना हो, तो हमको निश्चित तौर पे उसकी मुद्रा हमारे तक पहुंचती है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होगा और निश्चित तौर पे मतलब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन अगर एफडीआई मान लो कोई भारतीय मतलब विदेशी निवेशक हमारे इंडिया में निवेश करता है, 10% से अगर वो ज़्यादा निवेश करता है और उससे अगर और ज़्यादा निवेश करता है, मतलब एफडीआई में समय समय पर उसके नियम और कानून में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो विदेशी कंपनियां हमारे भारत में अपना स्वामित्व या अधिकार जमा सकती है। इसके तहत हमारे इंडिया में सरकार ने मेक इन इंडिया घरेलू उत्पादकता को प्रोत्साहन देने के लिए मेक इन इंडिया या अन्य घरेलू उत्पाद चालू किया है और इससे हमको मतलब फायदा भी पहुंचा है। धन्यवाद।